वेलकम टू विनायकास ट्यूटोरियल। आप लोग की क्लास 12 की पढ़ाई बायोलॉजी की आज से स्टार्ट होंगे, है ना। मार्च में जो पढ़ाई स्टार्ट होने वाली थी, जो सिलेबस स्टार्ट होने वाली थी, लॉकडाउन के कारण हम लोग 1-2 महीना बहुत पीछे चल गए हैं। अब हम लोग की पढ़ाई जो है इसी लेक्चर के माध्यम से कंटिन्यू रहेगा जब तक कि लॉकडाउन ओपन न हो जाए। तो पढ़ाई करना कैसे है, किस तरह से इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, आपको थोड़ा सा बेसिक बातें बता दें। तो पढ़ाई हम लोग को बेसिक कैसे करना है, हम लोग को जानते हैं 12th में 16 चैप्टर है। तो सबसे पहली बात 16 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, 1 से लेकर 16 तक कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाते समय ही दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पढ़ाते समय आपको लिखा देंगे बोर्ड पे और सॉल्व करेंगे। जब थ्योरी हो जाएंगे थोड़ा सा तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको खुद से आपको दे देंगे क्वेश्चन और उसको होमवर्क घर पे बनाना है ना। जिस तरह से प्रैक्टिकली जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ते थे ना, उसी टाइप से रहेंगे पढ़ाई। थोड़ा बहुत अंतर रहेंगे, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप घर पे क्या करते हैं, किस टाइप से पढ़ते हैं, है ना। अगर अच्छे से पढ़िएगा तो इस पढ़ाई को वैल्यू दे के पढ़िएगा तो आपको अच्छा हो जाएगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। मतलब तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी बोर्ड में, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस का कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या मुझे पढ़ना है। थोड़ा सा आपको मतलब इंट्रोडक्शन दे देते हैं अगले लेक्चर में और आगे पहले चैप्टर पे आएंगे। तो जानिए सिलेबस के बारे में थोड़ा सा। क्लास 12 की सिलेबस है ना, मेनली जो है 5 यूनिट है। क्लास 12 में भी कितना यूनिट, 5 यूनिट। चैप्टर कितना है, ये 5 यूनिट। कितना चैप्टर, तो 16 चैप्टर। हम लोग के 11th में कितना चैप्टर था, 22 चैप्टर। इसी तरह से 12th में कितना चैप्टर है ना, इसमें है चैप्टर 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर की नेमिंग देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर की नेमिंग क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में मेनली पढ़ना है हमको कि ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करने का मोड क्या होता है, किस टाइप से कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। जिस तरह से जैसे कि एसेक्सुअली मोड है कि सेक्सुअली टाइप का मोड है। उसके बाद देखेंगे एसेक्सुअल का भी कई सारे टाइप्स होते हैं। उसके रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद कई सारे रिप्रोडक्शन में प्रोसेस होने वाले, भाग लेने वाले प्रोसेस, जैसे कि एम्ब्रायोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, मोनोसियस, डायसियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ये सब टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत बड़ा आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, लाइफ स्पेन, ये सब सारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि है ना, जो भी फ्रूट्स बनते हैं, जिस फ्लावर्स जो फ्रूट बनाए उसी को तो फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। दैट इज एंजियोस्पर्म। जितना भी एंजियोस्पर्म कैटेगरी के प्लांट है वही तो फ्लावरिंग प्लांट है। इस फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से फ्लावर फर्टिलाइजेशन करके किस तरह से फ्रूट्स बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। एंडोसियम, गाइनोसियम, एंथर, कैलेक्स, कोरोला। उसके बाद कार्पेल, पिस्टिल, है ना, पोलिनेशन क्या होते हैं, कि टाइप्स ऑफ पोलिनेशन क्या होते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, इंडोस्पर्म क्या होते हैं, है ना, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मेनली इसके बारे में पढ़ने हैं। थर्ड नंबर चैप्टर आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन बींग्स में किस टाइप से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, किस टाइप से रिप्रोडक्शन के द्वारा एक से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बींग्स में। इसमें जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद oogenesis पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, कैसे अंडाणु बनते हैं, कैसे स्पर्म बनते हैं, है ना। उसके बाद एम्ब्रायो कैसे बनते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस, है ना। तो ये इसके बारे में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्शन से होने वाली कुछ डिजीज के बारे में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, है ना। मतलब ये सब मतलब हम लोग अपने अवॉइड कैसे किया जाए कि मतलब कम, है ना, मतलब स्प्रिंग हो, इस टाइप से चीजों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये एक्चुअली जेनेटिक्स का पार्ट है। प्रिंसिपल एंड मोलिकुलर जेनेटिक्स, ये दोनों है ना जेनेटिक्स का पार्ट है। इसमें मैंने ये देखेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म जानते हैं हम लोग, एलिफेंट है तो एलिफेंट ही प्रोड्यूस करते हैं, है ना, बच्चे में। एंड ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स की, है ना, ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो मैंने ये देखेंगे कि वो सेम कैसे होते हैं, उसमें जेनेटिक मतलब किस टाइप से समानताएं होती हैं, है ना। एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही क्यों होते हैं, ये सब जानेंगे।
मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये जानेंगे कि मेनली डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है। अब तो पहले जानते हैं डीएनए क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, तो बेसिक बहुत अच्छा से थोड़ा देखेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर बना के देखेंगे एंड इसके कुछ एक्सपेरिमेंट सब देखेंगे। इवोल्यूशन में हम लोग आज से 5000 वर्ष पहले कैसे थे, अभी का चेंजिंग में क्या हो रहा है, और 5000 वर्ष बाद कैसे टाइप के ह्यूमन बीइंग हो जाएंगे। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब ना जो आते मतलब लाखों वर्षों से क्रमिक विकास जो चलते आ रहा है, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ रहा है एंड उसी को देखेंगे। उसके बाद लेमार्क थ्योरम देखेंगे, डार्विन थ्योरी दिखेंगे। तो इवोल्यूशन चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर में मेनली देखेंगे ह्यूमन में होने वाली बीमारियां। ह्यूमन में कौन सी बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया। उसके बाद अभी के दौर में बहुत ज्यादा चल रहा है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। ये देखेंगे इम्यून सिस्टम क्या होते हैं, इम्यूनिटी क्या होते हैं, ये सब डिफिनेशन आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में। उसके बाद है ना डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसके बाद मलेरिया हो गया, ये सब खतरनाक बीमारी के बारे में जो हम लोग को डेली लाइफ में हो जाते हैं, नॉर्मल डिजीज सब। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसके बारे में पढ़ेंगे। फूड प्रोडक्शन, एक्चुअली ये 9th चैप्टर है फूड प्रोडक्शन। इसका पूरा नाम है स्ट्रेटजीज एंड इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो स्ट्रेटजीज एंड इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में नहीं देखेंगे कि किस किस टाइप से हम लोग को टेक्नोलॉजी डेवलप करके फूड में मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वृद्धि लाते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हो ताकि बेटर क्वालिटी का फूड मिले। यानी राइस का हो गया या शुगर कैन का हो गया, इस सब में ज्यादा हाई क्वालिटी का फूड डेवलप हो। तो ये है स्ट्रेटजीज एंड एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो जनरली हम लोग ये जानते हैं कि माइक्रोब्स दैट इज बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या है डिजीज कॉजिंग एजेंट है, जो कि जनरली डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स या प्लांट हो या एनिमल्स हो। लेकिन कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे ईस्ट हो गए, फंगस है, और बहुत सारा फंगस होते हैं। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया हो गए जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, हमारे दैनिक जीवन में माइक्रोब किस तरह से लाभदायक है वो हम लोग देखेंगे किसमें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 11th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल। इसमें वही डीएनए को किसी डीएनए को कट करके फिर दूसरा डीएनए को जोड़ेंगे, नया टाइप का डीएनए प्रोड्यूस करेंगे और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके इंसर्ट करेंगे, डालेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा, आपने क्रिस 3 का मूवी देखे होंगे। इसमें क्या करते हैं, है ना, बोन मेरो निकाल करके दूसरे के में बोन मेरो डालते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इसी तरीके उसमें उसके जिसमें डाले जाते उसमें ज्यादा शक्ति हो जाती है। इसी तरह से मान के चलो है ना, कई नए वैक्सीन बनाना है और वुमेन बीइंग में डालना है, कुछ करना है, तो वो इसी प्रोसेस के द्वारा करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल। अब बायोटेक्नोलॉजी है एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग बहुत जैसे कि इंसुलिन दवाई का प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारा ऐसी चीजें सब है जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी अपने, जैसे गोल्डन राइस हो गया, ये भी तो बायोटेक्नोलॉजी, विटामिन ए रिच राइस क्वालिटी डेवलप करना, ये सब वही होता है। डीएनए को निकालने के बाद एक दूसरे डीएनए को मिक्सिंग करके तीसरा टाइप का डीएनए बनाया जाता है या किसी टाइप को ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है, वो हम लोग डिटेल में जानेंगे, अभी आउटलाइन बता रहे हैं ना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बात किया जाए कि मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में मेनली ये देखेंगे कि पॉपुलेशन में कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्शन रहते हैं, एक दूसरे तीसरे से किस टाइप से जुड़े रहते हैं। कई सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये होंगे। इसके बाद इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में मेनली एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म किस तरह से कोऑर्डिनेट है, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक प्लांट दूसरे प्लांट पे है ना, मतलब ये को कि डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि इकोसिस्टम नहीं रहेगा तो डिपेंडेंटली खत्म होने के कारण से प्लांट एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। काफी सारे टाइगर्स हो गया है ना, तो ये मेनली इकोसिस्टम यही देखेंगे, चेन टाइप से बनते हैं, जैसे फूड चेन हो गया। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी मतलब कंजर्वेशन, मतलब फॉरेस्ट हो गया, जंगली जानवर को, जंगली प्लांट्स को, या बहुत सारा प्लांट्स है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, है ना, फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, तो वही देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में। लास्ट चैप्टर है कि इन्वायरमेंटल इशू, मतलब होने वाले
पोल्यूशन, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले बहुत सारे पोल्यूशन है, जैसे एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इस टाइप के पोल्यूशन है। और पोल्यूशन के कारण से जैसे फॉरेस्ट को और कैसे कंजर्व किया जाता है, उसके लिए काफी सारा एक्ट लागू किया गया, काफी सारे लोग एक्शन लिए थे, वो सब एक्शन प्लान देखेंगे। और सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, काफी सारा पोल्यूशन हमारे एनवायरमेंट के अंदर फैल चुके हैं, वो कैसे फैलते हैं, इसको कम कैसे किया जाए, ये सब प्रोसेस हम लोग जानेंगे एनवायरमेंटल इशू में। तो अब हम लोग को ये देखना है कि 16 चैप्टर में कौन चैप्टर मिला के कौन सा यूनिट को है ना बनते हैं। तो हम लोग बताया अभी कि 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर को एक पहला यूनिट कवर करते हैं, फिर 5, 6, 7 चैप्टर जो है दूसरा यूनिट को कवर करते हैं, यूनिट दूसरा। फिर है उसके बाद है 8, 9, 10 ये तीसरा यूनिट को कवर करते हैं। उसके बाद 11, 12 है ना ये चौथा यूनिट को कवर करते हैं। लास्ट का ये 4 चैप्टर फिर 5वां यूनिट को कवर करते हैं। तो ये आपके 5 यूनिट है, आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं, सारा चैप्टर्स की नेमिंग दिए गए हैं, है ना। तो आपको बोर्ड में वही 70 मार्क के पूछे जाएंगे। अब ये नहीं बताएं कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछे जाएंगे, वो तब बताएंगे जब हम चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जब चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे उसी टाइम आपको बता देंगे कि इस चैप्टर से बिहार बोर्ड पे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ाने के दौरान बताएंगे। तो आप अपने नोटबुक में सारा नोट कर लीजिएगा। अब आपको ले जाते हैं मेनली चैप्टर पे, ठीक है। तो चैप्टर पे ले जाते हैं, इसको रेस करते हैं, इसके बाद चैप्टर को ले जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर की जो टर्मिनोलॉजी है मुझे पूरा बायोलॉजी में वो यूज होने वाले, मतलब क्लास 12 की बायोलॉजी में यूज होने वाले कुछ टर्मिनोलॉजी को आप 11th में भी पढ़े होंगे और कुछ यहाँ भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के पढ़ने के दौरान। तो इस टर्मिनोलॉजी में अभी आपको सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन क्या है, इस एक डिफिनेशन को जानेंगे। तो लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एनसीईआरटी का पहला टॉपिक यहाँ ये दिया है लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन को समझने के लिए ये जानिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का उम्र सीमा, मतलब आप है तो आपका लाइफ कितने दिन तक आप जीवित रहेंगे जब तक कि नेचर के द्वारा ना डेथ हो जाए। एवरेज मनुष्य कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, एवरेज कोई गाय है तो कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, है ना एवरेज, है ना। तो कोई सा प्लांट है तो उसका कितने दिन तक आयु है, वही तो लाइफ स्पेन है। तो यही तो बताया गया डेफिनेशन में, इट इज ए टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस लाइन को देखिए, इट इज ए टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ बोला गया है, नॉट एक्सीडेंटल डेथ। जब एक्सीडेंटल डेथ होता तो वो लाइफ स्पेन काउंट नहीं होगा। तो एग्जाम में ये लाइन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि नेचुरल डेथ ना दे के दूसरा कुछ डेथ दे, तो इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना है। इज कॉल्ड लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये सिंपल डिफिनेशन है, ज्यादातर पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन पहला एनसीईआरटी का पहला लाइन है, आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे बी फ्यू डे एंड सेवरल इयर्स। सही बात है कि लाइफ स्पेन किसी भी ऑर्गेनिज्म के हो सकता है, वो 1 वीक भी हो सकता है, एक आधे मिनट भी हो सकता है और 1000 वर्ष भी हो सकता है। तो ये डिपेंड नहीं, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि कितना दिन होगा, वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। And the life span of an organism does not depend on size of organism and shape of organism। बिल्कुल ये भी बात सही है कि लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज एंड शेप पे डिपेंड नहीं करता है कि वो काला होगा, गोरा होगा, वो 50 kg का है, वो 2 किलो का होगा तो उसका वो ज्यादा दिन तक जिएगा, वो कम दिन तक जिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये भी एक एनिमल है पैरोट, है ना। जैसे कि इसका लाइफ स्पेन यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोला गया 140 ईयर, जबकि यहाँ एलिफेंट है जिसका लाइफ स्पेन हम लोग जानते हैं कि 60 से 65 ईयर होते हैं। तो ये आपको एक एग्जांपल के रूप में यहाँ दर्शाए गए हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा एग्जांपल लिखे गए हैं, फिगर के साथ दिखाए गए हैं। तो आप होमवर्क रहा है आपका कि आप सारा टेबल को एक साइड में इसे ऑर्गेनिज्म का नाम और रीजन का नाम लिख दीजिएगा और एक साइड में इसे लाइफ स्पेन लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसे नंबर दे के पूरा लिख के आपको मतलब सेंड करना है ना। तो ये एक होमवर्क के रूप में हो गया, आपको 5-7 फिगर दिया गया एनसीईआरटी में और यहाँ पे लाइफ स्पेन आपको खुद से लिखना है। जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन होगा
आप कहीं से दूसरे जगह से डाटा से लेके करीब लिख लीजिएगा, और नहीं होगा तो फिर हमको बताइएगा, हम आपको मैसेज कर देंगे, है ना, बता देंगे। तो ये होमवर्क रहा। एक लाइन यहाँ पे नीचे और लिखा गया है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मोर्टल एंड ऑन द अर्थ एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इस लाइन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। आपको लाइफ स्पेन की डिफिनेशन से पहले ही बोला गया, इस अर्थ पे जितना भी ऑर्गेनिज्म आया है उसको एक दिन मरना है। लेकिन कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म भी अर्थ पे जो कभी जिंदगी में मरता ही नहीं है, मतलब वो अमर है ना। तो ये आप बता सकते हैं, ये बायोलॉजी में ऐसा बताया गया है जिसका नाम है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कुछ अमीबा हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया, वो अपने बॉडी उसको नेचर के द्वारा नहीं मरते हैं, है ना, किसी दूसरे कारण से मरते हैं, जैसे केमिकल इफेक्ट से मरते हैं, हार्मोनल इफेक्ट से मरते हैं, है ना। जैसे हम लोग ज्यादा कीड़ा वाड़ा लग जाते हैं तो क्या करते हैं, दवाई देते हैं और उसको मारते हैं, है ना। तो लेकिन वो उससे जब पहले वो कई इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझिए। मान के चलिए कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मान के चलते हैं कोई एक अमीबा का शरीर है, ये कोई अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है। देखिए ये अमीबा रिप्रोडक्शन करेगा तो ये 2 अमीबा बनाएगा। कितना अमीबा बनाएगा? 2 अमीबा बनाएगा। तो सवाल आप ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि ये 2 अमीबा तो बना रहे हैं, 2 अमीबा कैसे बनते हैं? एक अमीबा खुद ये जो डीएनए होते हैं, इसको डीएनए बोले गए हैं, है ना। इस डीएनए डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये डीएनए डुप्लीकेट करके एक जैसे डीएनए डुप्लीकेट किए तो एक अमीबा डिवाइड करके आप 2 सेपरेट अमीबा बन गए। तो कहने का मतलब है कि अमीबा के डीएनए डुप्लीकेट किया और 2 अमीबा बन गया, नो कि ये अमीबा खुद अपने आप को डिग्रेड किया। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना, जो कभी, है ना, मतलब डेथ नहीं करते हैं, वो मोर्टल है ना, तो ये इमोर्टल है। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर मोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कभी नहीं मरते। कैसे? उसके मैकेनिज्म देखिए, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है जिससे डिवाइड करके एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया और वो कभी अपने आप को मृत्यु में नहीं पहुंचे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको याद रखना है। अब आपको हमको बताते हैं नेक्स्ट की रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के बेसिक डिफिनेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन को जानते हैं। रिप्रोडक्शन डिफिनेशन को जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बेसिक डिफिनेशन है। इस वर्ड को देखिए यहाँ पे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिए हम क्या बोले, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो री को अलग करिए, प्रोडक्शन को अलग करिए, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ प्रोडक्शन हो, है ना, और वो भी एक बार बना, 2 बार, 3 बार भी चलते रहे प्रोसेस। इसलिए बोला गया है इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एन प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, मतलब कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, इसी को तो बोला गया रिप्रोडक्शन। जैसे कोई भैंस है वो नया बच्चे को जन्म देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, है ना। कोई ह्यूमन बींग्स है वो नए, मतलब नए बच्चे को जन्म देते हैं और वो प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जितने भी इंडिविजुअल है, जितने भी एनिमल है, प्लांट है, so many plants and so many animals are present on the earth, and all organisms are reproduced except some are exceptional, है ना। जैसे कि इनफर्टाइल हनी भी हो गया, और कुछ ऐसे जीव जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन भी तो है जो कभी मतलब रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते अपने लाइफ टाइम में, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल प्रोसेस नॉट यूनिवर्सल प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल भी है। जैसे हनी भी जानते हैं, मधुमक्खी, उसके 3 प्रजाति होते हैं, उसमें से होते हैं एक प्रजाति जो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, है ना, वर्कर, इनफर्टाइल होते हैं, वर्कर हनी भी, है ना। इसे इनफर्टाइल ह्यूमन आप देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे, ट्रेनों सब में देखे होंगे, जो कभी अपने लाइफ टाइम में रिप्रोडक्शन करके नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस न कर सकते हैं। तो विदाउट रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट सर्वाइव लॉन्गर टाइम ऑन द अर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखिए कितना बेस्ट डिफिनेशन है कि बोला गया है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं चलेगा इस धरती पे एक दिन ऑर्गेनिज्म का एक्सटेंट होना फिक्स है। इसका मतलब क्या होगा कि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म लॉन्गर दिन मतलब बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं हो सकता है। मान के चलिए कि कोई भैंस है, अगर भैंस के प्रजाति को कंटिन्यू रखना है तो भैंस को रिप्रोडक्शन करके दूसरा बच्चा को इस अर्थ को दे के जाना होगा। तो मान के चलिए पूरा अर्थ में पूरा वर्ल्ड में भैंस के प्रजाति रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा, जो भी बच्चा भी है वो भी एक दिन बड़ा होगा, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, अल्टीमेटली भैंस की प्रजाति खत्म हो जाएगा। इस तरह से एलिफेंट खत्म हो जाएगा। इसी तरह से ह्यूमन बींग्स भी रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या होगा, ह्यूमन बींग्स का प्रजाति तो खत्म होगा कि नहीं होगा। तो समझ में आई बात। अब एक बात जानिए, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा थोड़ा सा सुनने में, लेकिन आपको कंफ्यूजन है तो दूर करेंगे। रिप्रोडक्शन वर्ड है ना, रिप्रोडक्शन वर्ड को और इस वर्ड को आप बराबर में मत मानिएगा। ये वर्ड और ये वर्ड का ताल्लुक बिल्कुल अलग है। रिप्रोडक्शन का एक भाग है, एक प्रोसेस है, लेकिन रिप्रोडक्शन एक लंबा प्रोसेस है। जब तक कि एक ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जब तक कि नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस न करे तब तक उस प्रोसेस को रिप्रेशन नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए ये वर्ड में और ये वर्ड में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गया, एक पार्ट है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आपको बताएंगे इसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस जानेंगे ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल में। तो हम लोग रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांट के देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप बोलिएगा सर दो भागों में क्यों बांटे? इसलिए बांटे कि इस ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऑर्गेनिज्म है वो किस किस प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। वो ओनली दो प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। एक प्रोसेस का नेमिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक प्रोसेस जिसका नेमिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सवाल उठता है किसे कहते हैं, तो वैसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट भाग लेगा। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट भाग लेंगे, जैसे बहुत सारा लोअर ऑर्गेनिज्म हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, अमीबा हो गया, और बहुत सारा प्लांट भी है, जैसे कि है ना, मतलब किसी प्लांट को काट के दूसरा लगा तो नया प्लांट बन जाता है, उसमें तो मेल एंड फीमेल पार्ट की जरूरत पड़ा नहीं, इसलिए है ना। तो सोर्स के पेरेंट के सोर्स के बेसिस पे यहाँ पे दो भागों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला बात क्या हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इट इन्वॉल्व्स या इट पार्टिसिपेट ओनली वन पेरेंट, है ना, पार्टिसिपेट इट इन्वॉल्व्स इन ओनली वन पेरेंट। तो हम लोग बढ़िया से कैसे बोलेंगे, वन पेरेंट भाग लेंगे, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो सेक्सुअल क्या होगा, इसे उल्टा, इसमें क्या होगा, इसमें दो पेरेंट भाग लेंगे, इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट। तो अच्छा से कैसे बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट भाग लेंगे, इसको बोलेंगे, है ना, बाय यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब दो पेरेंट कौन हो गया, दैट इज वन पेरेंट, यहाँ पे लिख लिए कौन लेके, वन पेरेंट मेल एंड अदर पेरेंट फीमेल। ये यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एक पेरेंट जो होता है मेल होता है, दूसरा पेरेंट फीमेल होता है। तो एक वर्ड यहाँ पे और यूज होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें जब सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, इसी प्रोसेस को तो कहते हैं यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसलिए इसको कह देंगे इट इज ए यूनिपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। It is a bi-parental type of reproduction, ठीक है।
आप देखिए अब तीसरा डिफरेंस क्या है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब एक पेरेंट भाग लेंगे इसमें कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। इसमें लिखेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डज नॉट अकर। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस लिख दीजिए, प्रोसेस डज नॉट अकर। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। मान के चलिए ये मेल गेमेट है और ये फीमेल गेमेट है, यानी एक मेल है, एक जैसे कि अंडाणु हो गया, ये स्पर्म हो गया और ये अंडाणु हो गया। ये मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इसमें नहीं होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर्स। समझ गए? तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्स किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो समझ हमारी बात। उसके बाद देखेंगे कि फोर्थ नंबर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा प्रोसेस जिसमें गेमेट का फॉर्मेशन एंड गेमेट का फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट डज नॉट अकर्स। ठीक है, जनरली गेमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, किसी में हो जाता है, इसलिए वहां नहीं लिखे। तो लेकिन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट कभी पॉसिबल नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? गेमेट का फ्यूजन होता है। इसलिए कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट अकर्स। ठीक है, समझ में आ रही है हमारी बातें? तो हम लोग क्या जाने? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट डज नॉट अकर किसमें? एसेक्सुअल में, जबकि सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन भी होगा और मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन भी होगा। अब नया टर्म देखते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट अकर्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं, इसको ढंग से समझना है, तो बता रहे हैं। जेनेटिक वेरिएशन है ना, एसेक्सुअल में नहीं होता। तो इसमें लिखेंगे कि 5वां पॉइंट, जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट अकर्स, डज नॉट अकर्स, जेनेटिक वेरिएशन अकर्स, है ना, इसको समझिए। तो देखिए आपको पता है कि हम लोग रिप्रोडक्शन करके एक नया संतति को जन्म देंगे। जब नया संतति को जन्म देंगे तो हमारे जैसा एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। तो हम लोग एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, वही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जेनेटिक वेरिएशन अकर्स। तो एग्जैक्ट सेम होना या न होना, मतलब जेनेटिक वेरिएशन होना मतलब मेरे जैसा सेम नहीं होना। जेनेटिक वेरिएशन मतलब बदलाव हो जाना, जेनेटिक गुण में, जीन में कुछ बदलाव होना। समझ गए? डीएनए में कुछ बदलाव होते हैं, है ना। हमारे पेरेंट सॉरी हमारे ऑफस्प्रिंग होंगे, संतति जो होंगे वो एग्जैक्ट हमारे जैसे नहीं होंगे। जबकि आप कोई रोज का प्लांट लगाते हैं, ठीक है, कोई रोज का प्लांट लगाइए, रोज का प्लांट का जो कलर होगा एंड जिस टाइप का होगा वो प्लांट उस टाइप का ही जो दूसरा प्लांट बनेगा इस रोज प्लांट को लगाने से, उसके स्टेम को काट के लगाने से वैसा ही एग्जैक्ट होगा। उसी तरह से पोटैटो का है ना, पोटैटो का लगाइए उसी तरह से पोटैटो ही होगा। तो वो क्या है, जेनेटिक वेरिएशन एसेक्सुअल में नहीं होता, इसलिए वो एग्जैक्ट जो पेरेंट का पार्ट लगाते हैं वही ऑफस्प्रिंग भी बनते हैं। इसलिए वहां बोला गया जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट अकर्स, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई तरह का जो बदलाव होता है वो ऑफस्प्रिंग में वो नहीं होता है। एंड द जेनेटिक वेरिएशन अकर्स इन ऑफस्प्रिंग, ऐसे करके लिख दीजिए।
या ऑफ स्प्रिंग। तो समझ में आ रही, ऑफ स्प्रिंग मतलब संतति, संतति हो गया, संतति, समझ गए, संतति। ऑफ स्प्रिंग मतलब जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट अकर्स इन ऑफ स्प्रिंग। तो ये बात लिख लीजिए आप। इसके बाद जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट 6 पॉइंट है कि जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे मतलब प्रोजेनी जो पैदा होंगे वो लार्ज अमाउंट में होंगे। तो ये लिखना है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस इन द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज अमाउंट, मान के चलिए कोई अमीबा है ना, तो वो अमीबा डिवाइड करके बहुत जल्दी डिवाइड करके बहुत सारा अमीबा बनेगा। बैक्टीरिया है तो डिवाइड करके बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बनेगा एक बार रिप्रोडक्शन करके, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन का जो टाइम होता है बहुत स्लो होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन करने में काफी लंबा समय लगता है, हाथी का बच्चा है तो उसको 2 साल लग जाता है एक हाथी बच्चा प्रोड्यूस करने में। जबकि अमीबा प्लांट का कोई सा भी पार्ट को लगाओ तो बहुत जल्दी वो नया प्लांट को ग्रो करने योग्य हो जाते हैं। इसलिए बोला गया है कि द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज अमाउंट, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और ऑर्गेनिज्म लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होंगे, द ऑफस्प्रिंग डज नॉट प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कृपया बोलिए। हाँ आ रही है तो आगे देखिए 7th में क्या बोले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने में एक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा समय नहीं लगता है। एक बैक्टीरिया को 30 मिनट बहुत हो गया है दूसरा बैक्टीरिया को बनाने के लिए, ह्यूमन बींग्स को 9 महीने, इसी तरह से एलिफेंट को 2 साल। इसलिए और सारा ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है ना। तो लिखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डज नॉट टेक लॉन्गर टाइम, है ना। प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस वेरी लार्ज अमाउंट एंड टाइम इज शॉर्टर। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इन very short duration, जबकि इसमें लंबा वक्त लगेगा। इसमें the production of an offspring long time after short long duration in and the production of an offspring in long duration तो समझ में आई बात है। तो ये सब डिफरेंस हो गया 7 और सारा बहुत सारा डिफरेंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको डिफरेंस समझिए या डिफरेंस समझिए। और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंस आपको बताते हैं तो वो नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन में, जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट अकर्स इन एसेक्सुअल, जबकि सेक्सुअल जेनेटिक वेरिएशन होंगे। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लाइन आपको लिखाने जा रहे हैं 8 नंबर में है कि म्यूसिस प्रोसेस है ना वो नहीं होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल म्यूसिस प्रोसेस होगा। तो हम लोग को लिखना है कि द म्यूसिस प्रोसेस does not occurs in asexual reproduction,
क्योंकि सेक्सुअल में म्यूसिस प्रोसेस हो गया, म्यूसिस प्रोसेस अकर्स, म्यूसिस प्रोसेस अकर्स। समझिए थोड़ा सा म्यूसिस प्रोसेस क्या है। म्यूसिस एंड माइटोसिस प्रोसेस आपको 11th का पार्ट है कि बताए थे कि एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, जिसमें म्यूटोसिस प्रोसेस से कोई एक सेल डिवाइड करता है तो 2 सेल बनता है, और दोनों सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम होता है। इसमें 46 है, पेरेंट सेल में 46 है, तो ऑफस्प्रिंग में भी 46 होंगे, मतलब उसके गैमेट में भी 46 होंगे। समझिए, मान लीजिए इसका गैमेट है, ये है ना पेरेंट सेल है, इसका गैमेट सेल है, ठीक है, ये सब गैमेट है। और म्यूसिस प्रोसेस में एक सेल डिवाइड करते हैं तो 4 डिफरेंट टाइप का सेल प्रोड्यूस होते हैं। एक सेल डिवाइड करके 4 डिफरेंट टाइप का सेल बनते हैं, और सभी में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। पेरेंट में 46 है तो पेरेंट में 46 है तो ऑफस्प्रिंग में 23 को हो जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम नंबर आधी हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर आधी किस में हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है, जबकि ये सेक्सुअल में क्रोमोसोम नंबर आधी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मेनली आपको सेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस समझिए या डिफरेंशिएशन समझिए। आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इसके आगे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको पूरा नोट्स बना लीजिएगा अपने सेपरेट कॉपी में, और इसको याद कर लीजिएगा। कल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लिखाएंगे, उसको बनाने हैं। ठीक है, आज तो नहीं लिखा है, पहले आज थ्योरी पढ़ा है, सिलेबस लिखा है। कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देखेंगे, कुछ होमवर्क देंगे कल, और क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसके होमवर्क देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।